भीमपुर नाम के गांव में सोहम अपने परिवार के साथ रहता था। सोहम 8 साल का था जब सोहम के माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। सोहम का उसके चाचा और चाची के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो अपने चाचा रमेश और चाची उमा के साथ रहने लगा। उसकी चाची बड़ी ही घमंडी थी, तो वो सोहम को हमेशा सताती रहती, साथ ही घर के सारे काम उससे करवाती। बर्तन मांजने से लेकर खाना पकाने तक के सारे काम सोहम ही किया करता था। सोहम के चाचा की एक जलेबी और पकौड़ी की दुकान थी। वो भीमपुर की सबसे बड़ी दुकान थी। अब सोहम 7वीं कक्षा में था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसकी भूख भी बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाची उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जब सोहम खाना खाने बैठता है तो चाची उससे, वाह 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 वाह, क्या खाना खाया जा रहा है भाई साहब, पंच पकवान। अरे जरा कम खाया करो, कम। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चाची की बात सुनकर सोहम को बहुत बुरा लगता है। वो चाची से, चाची, जो घर में बना था वही खा रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी थी। लगी थी ना, अब तो नहीं लगी है ना। खाना तो खा लिया ना, तो अब बस करो। मेरा बेटा तो देखो कितना दुबला पतला हो चुका है। जरा उसके लिए ऑरेंज जूस तो लेकर आना, और जूस देकर यहाँ से निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी अकल नहीं आई इसे। चाची और सोहम की बात रमेश ने सुन ली थी। उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें भी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उमा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। वो चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सोहम भी रोने लगता है। रोते रोते मन ही मन अपने माँ पिताजी को याद करने लगता है। वो अपनी थाली उठाकर साफ करके अच्छे से एक जगह रख देता है। अब वो घर के बाहर आता है, तभी उसके चाचा जी उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सोहम से, सोहम, यहाँ आओ बेटा। तुम्हारी चाची जिस तरह से तुमसे बात करती है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज से तुम स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा दुकान पर आया करो। वहाँ का काम सीख लिया करो ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बन सको। चाचा जी, लेकिन मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मेरे माँ पिताजी मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गए? सोहम की ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेता है और सोहम से, नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। मैं हूँ ना। अब चलो तुम मेरे साथ। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अभी जलेबी खिलवाता हूँ। दोनों मिलकर रमेश की दुकान पर जाते हैं। रमेश सोहम को पेट भर कर जलेबी और पकोड़े खिलवाता है। सोहम हर रोज थोड़े समय के लिए अपने चाचा के दुकान पर जाने लगा और वहाँ जाकर पकोड़े और जलेबी बनाना सीखने लगा। छुट्टी के दिन तो वो पूरा दिन दुकान पर जाने लगा और ये बात चाचा जी ने उमा को बड़े अच्छे से समझा दिया था कि कैसे वो सोहम से दुकान का सारा काम करवा रहे हैं, और दूसरी ओर बेचारी सोहम की मदद करने लगे। लेकिन घर आने पर चाची उसे बहुत डांटा करती थी, साथ ही रात के बचे सारे काम भी उससे करवाती थी। अब 2-3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सोहम की स्कूल भी छूट चुकी थी। अब एक दिन सोहम अपने चाचा जी से, चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि अब मैं शहर जाऊँ। अब मुझे चाची की बातें सही नहीं जाती। शहर जाकर वहीं पर आपकी सिखाई हुई जलेबी और पकौड़ों का बिजनेस करूँगा। लेकिन आप चाची को ये बात मत बताना, नहीं तो वो। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा। चाचा जी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा आपको फोन करते रहूंगा। सोहम की बात सुनकर चाचा जी को बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे देते हैं। अब सोहम अपने चाचा जी का आशीष लेकर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर घर जाकर चाचा जी चाची को ये बात बताते हैं कि सोहम घर छोड़कर चला गया है। ये बात सुनते ही चाची, चलो अच्छा हुआ, खुद ही चला गया, बला टल गई समझो। सोहम शहर में जाता तो है, लेकिन अब कैसे करना है, क्या करना है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर कुछ काम ढूंढता है तो उसे एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। इस काम के साथ साथ वो अब अपनी खुद की पकोड़े की गाड़ी शुरू करने की ठान लेता है। 1 साल बाद ही वो अपना खुद का ठेला खरीदता है और उस पर मूंग पकोड़ा, आलू पकोड़ा, पालक पकोड़ा और साथ ही जलेबी रखना शुरू कर देता है। 1-2 सालों से ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। लोगों को उसके हाथ के बने पकोड़े बहुत पसंद आते थे। उसने अलग अलग प्रकार के पकोड़े बनाने के कारण
उसकी रेहड़ी पर लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। तो अब उसने कुछ कुर्सियाँ खरीद ली ताकि लोगों को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। वो लोगों से बड़े प्यार से बात किया करता था, इसीलिए लोग भी उसकी रेहड़ी पर बार बार पकोड़े खरीदने के लिए आते थे। अब लोग सोहम को स्वाद के साथ साथ प्यार से बात करने वाला पकोड़े वाला के नाम से जानने लगे थे। वो हमेशा ही अपने चाचा जी से बातें करता था, उन्हें सारी बातें बताता था। अब उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों बाद उसे मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मीना एक गरीब घर की लड़की थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो वहीं पर एक रेहड़ी पर काम किया करती थी। तो अब वो मीना के माता पिताजी से बात करता है और उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद मीना भी उसे उसके काम में मदद करती है। वो धीरे धीरे कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें हारना नहीं है। कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो तो हमें उसमें सफलता जरूर ही मिलती है। सोनपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अकेला ही रहता था। आस पड़ोस के लोग जो भी देते वही खाकर अपना गुजारा करता था। इस तरह से श्याम अपनी जिंदगी दूसरे की दया पर जी रहा था। कुछ समय बीतने के बाद श्याम अब बड़ा हो गया था। लोग उसे खाने की लालच देकर उससे अपने काम करवाते थे। बदले में उसे बासी सब्जी और रोटी या फिर चटनी खिला देते थे। कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते थे। अब ये शाम का हर रोज का था, लेकिन इस बार शाम को खाना खाए 3 दिन बीत चुके थे। पिछले 3 दिनों में उसने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। वो खाने के लिए सबके पास भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दे रहा था। भटकते भटकते शाम गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच से, सरपंच जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। किसी ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दीजिए सरपंच जी। अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल के रखा है क्या? जाओ जाओ, कहीं और जाओ। श्याम सरपंच जी की बातें सुनकर रोने लगा। रोते रोते सरपंच जी से, सरपंच जी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, कृपया मुझे कुछ भी खाने को दीजिए। मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। ये सारी बातें पास में बैठे रामू काका देख रहे थे। वो श्याम से, श्याम, बिना मेहनत की रोटी कभी नहीं मिलती। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। रामू काका बहुत ही बूढ़े थे। उन्होंने श्याम से कहा, मेरे घर की खिड़कियों में बहुत मिट्टी जमा हो चुकी है। घर भी बहुत गंदा हो गया है। तुम सब साफ सफाई कर दो, इसके बदले में तुम्हें रोटी दूंगा। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस मुझे खाना दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। श्याम तुरंत ही घर के अंदर गया और सारे काम करना शुरू कर दिया। रामू काका जो जो काम बताते गए वो सारे काम श्याम ने कर दिए। 3-4 घंटे बाद घर बिल्कुल चमकने लगा था, जैसे नया हो। सब काम खत्म होने के बाद श्याम काका के पास जाकर, चाचा, मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं, आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रामू काका की बातें सुनकर श्याम वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन रामू काका ने उसे कुछ भी नहीं दिया। ये देख श्याम रामू काका से, मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो मुझे कहा था कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे रोटी देंगे। अब मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे रोटी तो दीजिए। अरे, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। तुम खुद मेरी मदद करने आए थे। ऐसा कहकर श्याम को वहाँ से रामू काका ने भगा दिया। श्याम रोने लगा और रोते रोते गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। चलते चलते श्याम मन ही मन, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये गांव पूरी तरह से लालची लोगों से भरा पड़ा है। किसी को भी किसी की कोई फिक्र नहीं है। श्याम चलते चलते गांव के हाईवे पर आ गया और एक ट्रक में बैठकर मुंबई शहर में आ गया। मुंबई शहर में आने के बाद श्याम दुकान के आगे बैठ गया। कुछ भी खाना ना खाने के कारण उसे अब चक्कर आने लगे थे। श्याम चक्कर आकर वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ से सविता नाम की एक भली औरत गुजर रही थी। उसने श्याम को गिरते हुए देख लिया तो उसके पास जाकर उसके मुंह पर पानी मारने लगी और उसे जगाने लगी। उठो बेटा, उठो उठो, क्या हुआ है तुम्हें, उठो। होश में आते ही श्याम, मौसी, मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दो मौसी। शायद इसी वजह से मुझे चक्कर आया होगा। क्या? लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ है?
श्याम सारी बीती बातें सविता को बताता है। सविता भी अकेली रहती थी। सविता का भी कोई सहारा नहीं था, तो सविता श्याम को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वो लोगों के घर घर जाकर उनके काम कर देती थी और उसी में अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसकी मुंबई में खुद की एक छोटी सी खोली थी। घर जाने के बाद सविता श्याम से, श्याम बेटा, आज से मुझे ही तुम अपनी माँ समझना। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेले ही रहती हूँ। अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आज तुम्हारे कारण मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। सबसे पहले तो तुम पेट भर कर खाना खा लो। ये लो, आओ। श्याम पेट भर कर खाना खा लेता है। अब वो सविता के साथ ही उसके घर में रहने लगा। उसी को अपनी माँ समझने लगा। सविता भी अब मन में ठान लेती है कि वो श्याम को बहुत पढ़ाएगी और उसे बड़ा आदमी बनाएगी, क्योंकि उसने गरीबी की भूख के कारण ही अपने बेटे को खोया था। अब सविता श्याम की अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है। श्याम को पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती और इसीलिए सविता ने अपने काम और बढ़ाए। श्याम भी बहुत होशियार था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्याम हमेशा स्कूल में अव्वल आने लगा। गांव के लोगों ने उसे सिखा दिया था कि गरीब की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है, तो वो भी जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छी सी जॉब मिल जाती है। ये देख सविता भी बहुत खुश है। जो भी कुछ बन पाया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो क्या पता मैं किस ओर पड़ा रहता, कहाँ होता। भूख से तड़प तड़प कर शायद मर ही जाता था। माँ, आज से मैं तुम्हारे रास्तों पर ही चलूंगा। मैं भूखे और अनाथ बच्चों की सेवा करूंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज पढ़ लिख कर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मुझे लगता है अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम हमारे जैसे अनाथ बच्चों के लिए काम करेंगे। कुछ ही दिनों बाद श्याम ने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खुलवा दिया। उस ट्रस्ट में श्याम सारे जरूरतमंद बच्चों का खाने पीने का, साथ ही पढ़ाई का भी ख्याल रखने लगा। अब सभी हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर जीना आए तो। जिस तरह से इस कहानी में सविता ने एक अनाथ बच्चे को अपना समझकर पाला पोसा, उसे अच्छी परवरिश दी, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी, तो उसने उसका फर्ज निभाते हुए कई और जिंदगियां खूबसूरत बनाई। राजापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शमा के साथ रहता था। वो खेती करता था। सुरेश बड़ा ही दयालु और मेहनती इंसान था। वो किसी भी जानवर को चोट लगे या कोई किसी जानवर को कहीं छोड़ दे तो उसे लेकर अपने घर आता और उसकी अच्छी खासी देखभाल किया करता था। उसमें उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी। वो बहुत ही श्रद्धालु इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसी में खुश था। वो खेत में ही रहता था, जहाँ पर उसने एक लकड़ियों से छोटा सा घर बनवाया था। रामू खुद ही खेती के सारे काम करता था। तो एक दिन उसकी पत्नी शमा रामू से, अजी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो आप काम करते करते बहुत थक जाते हो, तो मैं कह रही थी क्यों ना हम एक बैल जोड़ी खरीद ले। लेकिन शमा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? तुम तो सब जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने कई दिनों से घर से सब्जियां बेच बेच कर कुछ पैसे जमा किए हैं। क्या हम उस पैसों में बैल नहीं खरीद सकते? शमा सुरेश के हाथ में पैसे देते हुए, ये लीजिए। सुरेश पैसे गिनता है और शमा से कहता है, शमा, इतने पैसों से हम एक बैल भी नहीं खरीद सकते। एक बार बैलों के बाजार में जाकर तो देखिए, शायद मिल जाए तो आपका थोड़ा भार कम हो जाए। ठीक है, देखता हूँ। 2-3 दिन बाद ही सुरेश बैल खरीदने के लिए बैल बाजार जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने बजट में खरीद सके ऐसे बैल नहीं मिलते, तो वो निराश होकर वहां से निकलने लगता है। तभी एक आदमी सुरेश से, अरे सुनिए भाई साहब, बैल खरीदना चाहते हो क्या? हाँ भाई, खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक बैल जोड़ी खरीद सकूँ। ऐसे कहते ही वो आदमी सुरेश को एक बैल जोड़ी की ओर इशारा करता है। अरे भाई, तुम एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ जरूर अच्छे बैल मिल जाएंगे। सुरेश वहाँ पर जाता तो है, लेकिन वहाँ उसे कोई बैल नहीं मिल पाता। अब वो हताश और निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते जंगल में से बाहर निकलते ही वहाँ पर एक बैल किसी ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। तो सुरेश उसी बैल को लेकर घर जाता है। घर जाते ही शमा उस बैल को देखकर, ये क्या, आप एक ही बैल खरीद कर लाए, और वो भी ऐसा कि हमारे कोई काम ना आ सके? शमा, हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो एक बैल भी नहीं आ रहा था।
ये बैल तो मुझे रास्ते में मिला, शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है। बूढ़ा हो चुका है ना बेचारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसे साथ ले चलूं और इसकी सेवा करूं, इसलिए ले आया। हाँ हाँ, आप ही ने तो सारे जानवरों को पालने का ठेका लेके रखा है। मैं यहाँ आपका काम कम करने का सोच रही हूँ और आप है जो हमेशा किसी न किसी जानवर को उठा कर लेकर आते हो। सुरेश बैल को बड़े प्यार से पुचकारते हुए शमा से, तो क्या हुआ शम्मा, हम 2 वक्त पेट भरकर खाना तो खा सकते हैं ना, और ये बेचारे तो कुछ भी डालो खा लेते हैं। हम तो अपनी तकलीफ बोलकर बता सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं सकते, और इसके लिए कहा तुम्हें खाना पकाना है। शमा ये सारी बातें सुनकर उस बैल की आरती करती है। ये देख सुरेश, अरे ये क्या, तुम अभी अभी तो इसे कोस रही थी और अभी इसकी पूजा भी कर रही हो। इसकी पूजा ना करूँ तो और क्या करूँ। सोचा था इस बार जरूर हमारे बैल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसी की पूजा कर लेती हूँ। शमा बैल की पूजा करती है, उसे गुड़ रोटी खिलाती है और फिर शमा और सुरेश अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब वो हर रोज सुबह शाम जब भी वक्त मिले बैल का ध्यान रखने लगा, उससे बातें करने लगा। अब कुछ ही दिनों में उसका बैल धट्टा कट्टा हो चुका था। सुरेश खेती में भी बड़ी मेहनत करता था, लेकिन इस साल उसकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो बड़ी चिंता में था, तो अपनी पत्नी से, शमा, मुझे लगता है इस साल तो हमारी फसल कोई काम की नहीं रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस साल कुछ हाथ नहीं आएगा। आप उदास मत होइए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। सुरेश और शमा की सारी बातें बैल ने सुन ली थी। वो दोनों अब घर के अंदर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही सुरेश जब बाहर आकर देखता है तो उसके खेत की फसल जो खराब हो चुकी थी वो बिल्कुल हरी भरी और अच्छी हो चुकी थी। ये देखकर सुरेश शमा को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, शमा, शमा, देखो तो ये क्या चमत्कार हो गया। कल शाम को हमारे खेत कैसे थे और अब देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा एक रात में ये कैसे हो गया। तभी बैल की ओर से आवाज आने लगती है। वो सुरेश से, सुरेश, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो उसका मेवा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था ना। ये कौन बात कर रहा है? सुरेश, घबराओ मत, मैं तुम्हारा बैल बोल रहा हूँ। तुम मुझे जंगल से उठा कर लाए और मेरी सेवा की। मैं एक जादुई बैल हूँ। जब से मैं इस धरती पर आया हूँ, मैं बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी इतनी सेवा नहीं की। तुम अकेले इंसान हो जिसने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, मेरा ख्याल अपने बेटे जैसा रखा। अब से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। बैल की सारी बातें सुनकर सुरेश और शमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके सुरेश एक बड़ा आदमी बन जाता है। साथ ही अलग अलग जानवरों के रहने के लिए खेत में ही वो व्यवस्था करता है और सारे जानवरों की अच्छी से सेवा करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस जानवर ने हमारी सेवा की है उसे उनकी उम्र होने पर छोड़ नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।